नमस्कार। लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। आजकल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत कन्फ्यूज़न है। हमारे पास फ़ोन कॉल्स, मैसेंजर्स आदि पर बातें होती रहती हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, इसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्यों रखा गया, आदि आदि अनेक बातें करते रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। आज हम इसी पर बात करते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी 3 शब्दों से मिलकर बनी है। पहला शब्द इलेक्ट्रो, दूसरा होम्योपैथी, होम्यो और तीसरा पैथी। अब हम एक एक शब्द के विषय में बात करते हैं। पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रो शब्द। इलेक्ट्रो एक प्रीफिक्स है जो शब्दों के पहले लगाया जाता है और इसका अर्थ होता है शीघ्र, जल्दी, त्वरित, कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे टाइपिंग में इलेक्ट्रो शब्द लगा दिया जाए तो इलेक्ट्रो टाइपिंग हो जाता है। पैथी में अगर इलेक्ट्रो शब्द लगा दिया जाए तो इलेक्ट्रोपैथी हो जाता है। और जिस चीज़ में इलेक्ट्रो का शब्द लगा दिया जाए उसका अर्थ जल्दी हो जाता है। यानी इलेक्ट्रो का शब्द, इलेक्ट्रो का मतलब जल्दी अर्थ के लिए लगाया गया है। कुछ लोग इसमें बात करते हैं कि इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पौधों के अंदर पाई जाने वाली एनर्जी से। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उस एनर्जी से कोई मतलब नहीं रखा गया है। नाम में उस एनर्जी से कोई मतलब नहीं रखा गया। ये नाम तुलनात्मक अर्थ में रखा गया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से पहले होम्योपैथी का जन्म हो चुका था और उसकी दवाएं सिंगल बेस पे चलती थीं। सिमिलिया सिमिलवस क्यूरेंटर के आधार पर उसकी दवाएं प्रयोग की जाती थीं। माइटी की दवाएं कॉम्प्लेक्सिया कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर के आधार पर प्रयोग की जाती हैं। इसलिए ये तुलना के कारण नाम रखा गया कि ये पैथी होम्योपैथी की अपेक्षा शीघ्र प्रभावकारी है। इसलिए इस शब्द के आगे इलेक्ट्रो शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरे शब्द पर बात आते हैं। दूसरा शब्द है होम्यो। देखिए, होम्यो कई तरीके से लिखा जाता है। होम्यो, होमो और होम्यो, होम्यो 3 शब्द हैं। तीनों का अर्थ एक ही है। ये भाषा का फर्क है और ये भी एक प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है सामान्य, सदृश, एक जैसा, समांग। इसका अर्थ ये होता है। और तीसरा शब्द पैथी है। इस शब्द को शास्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न भाषाओं में इसके लिखने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है
और ये प्रफिक्स न होकर के सफिक्स होता है और ये शब्द के अंत में लगता है। इसका अर्थ होता है पद्धति या रास्ता। तो हमने पाया कि इलेक्ट्रो शब्द शीघ्रता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। होम्यो शब्द सामान्य सदृश एक जैसे अर्थ में प्रयोग किया जाता है और पद्धति के अर्थ में पैथी शब्द प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द बना है। अर्थात इलेक्ट्रो होम्योपैथी वो पैथी है जिसमें जंतु शरीर में होने वाली असामान्य दशाओं को शीघ्रता से सामान्य दशा में लाकर जंतु शरीर की स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने वाली चिकित्सा पद्धति को इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। जंतु शरीर में होने वाली असामान्य दशाएं कौन होती हैं? असामान्य दशाएं वे होती हैं जो हेटेरोस्टेट में होती हैं, यानी कहीं हमारा ब्लड का कंपोजिशन खराब हो गया, कहीं हमारे लिम्फ का कंपोजिशन खराब हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो स्थिति होती है वो हेटेरोस्टेट में चली जाती है। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, कभी हमने एक पोस्ट डाली थी जिसमें पूछा था कि रक्त कैसे दूषित होता है, रस कैसे दूषित होता है। बहुत सारे कमेंट आए, कुछ सही थे, कुछ गलत भी थे, लेकिन पता ये चला कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि रक्त और रस में दूषितता क्या होती है, कैसे वे दूषित हो जाते हैं, और दूषित हो जाते हैं तो उन्हें औषधियाँ शुद्ध कैसे करती हैं। इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम इस बात पर आते हैं कि जब जंतु शरीर में होने वाली असामान्य दशाएं हो जाती हैं तो उन्हें शीघ्रता से सामान्य दशा में लाने वाली चिकित्सा पद्धति को हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि बॉडी हेटेरोस्टेट में क्यों चली जाती है। देखिए, बॉडी के हेटेरोस्टेट में जाने के अनेक कारण होते हैं। अनेक कारणों में हर कारण हमारे रक्त और रस को दूषित करता है, और जब ये दूषित हो जाते हैं तो बॉडी हमारी हेटेरोस्टेट में चली जाती है। हमारे रक्त और रस ये दूषित न होने पाए, हमें इसका प्रयास करना है। जब ये दूषित हो जाते हैं तो हम औषधियों को देते हैं, और औषधियाँ हमारे शरीर में जाकर उन क्रियाओं को सक्रिय कर देते हैं जो रक्त और रस को शुद्ध करने में मदद करती हैं। हम रक्त और रस को कितना भी साफ रखने का प्रयास करें, लेकिन वे कभी न कभी दूषित हो ही जाएंगी। उनको दूषित होने से कोई बचा नहीं सकता।
एक उदाहरण देकर मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ। इस समय मैं ये सफ़ेद कपड़ा पहने बैठा हूँ। ये कपड़ा जब मैं ख़रीद कर लाया था तो बिल्कुल सफ़ेद था, कहीं एक दाग धब्बा तक नहीं था। इस कपड़े को दूसरे तीसरे दिन धोया भी जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद इसमें दाग धब्बे आ जाते हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी वो सफ़ेदी नहीं रहती जो मैं खरीद कर पहली बार देखा था। इसी तरीके से रक्त और रस को हम औषधियाँ दे करके, व्यायाम करके या दूसरी तमाम चीज़ों को करके हम साफ़ तो करते हैं, लेकिन हम उतना साफ़ नहीं कर सकते जितना वो पहले थी। धीमे धीमे जब ये गंदी हो जाती हैं, ये रक्त और रस गंदे हो जाते हैं, तो शरीर में रोग लगने लगते हैं और ऐसे रोग लगते हैं कि उन पर जब हम औषधियाँ देते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं उतना अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाती। जैसे कि इस पुराने कपड़े में जब गंदगी लगने लगती है और ज़्यादा लग जाती है तो लाख इसमें साबुन लगाओ, नील दो, रानी पाल लगाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन वो सफ़ेदी नहीं आती जो पहले थी। और धीमे धीमे अंततः गत्वा ये कपड़ा फटने लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, जगह जगह स्क्रैच आ जाते हैं और एक दिन इसे छोड़ देना पड़ता। उसी तरीके से रक्त और रस हम औषधियों द्वारा साफ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी धीमे धीमे एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वो गंदे हो जाते हैं और फिर वो साफ नहीं होते। अंततः गत्वा शरीर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं चिकित्सा पद्धति की, सिद्धांत की। इसका सिद्धांत ये है कि केवल एबनॉर्मल स्थिति में इसकी औषधियाँ काम करती हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ केवल एबनॉर्मल स्थिति में काम करती हैं। यदि नॉर्मल स्थिति में कोई इन औषधियों का सेवन करे तो उन पर ये बिल्कुल काम नहीं करती। यदि शरीर में कोई बीमारी है तो ये औषधियाँ काम करती हैं। इसका कारण है कि इन औषधियों में एल्कलॉइड्स नहीं होते। जब हम इनको एबनॉर्मल शरीर पे यानी रोगी शरीर में देते हैं तो ये शरीर में जा कर के एबनॉर्मल रासायनिक अभिक्रियाओं को नॉर्मल रासायनिक अभिक्रियाओं में बदल देते हैं और ऐसी स्थिति में शरीर स्वस्थ हो जाता है।